पेज नंबर 6, इंडेस 8, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। मिला। अब ये इंडेस पूरा थियरी बेस्ड है, इस पे प्रैक्टिकल सम्स वगैरह नहीं है। तो तीन पार्ट है इंडेस में। पहला है अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो पहले तो ये समझना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी यानी क्या, एस्टिमेट यानी क्या, और इसमें अगर कुछ चेंजेस आया तो बुक्स पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड। तो उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह कवर करेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या आएगा, चेंजेस उसको कैसे बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे वगैरह। देखो, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इज टू प्रिस्क्राइब फर्स्ट वन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एंड चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज। बहुत सारी जगह पे अपने को मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है कि जैसे स्टॉक वैल्यूएशन, तो फीफो या डब्ल्यूएससी, इसमें से कौन सा अपने लिए अच्छा है, तो वो कैसे सिलेक्ट करना है वो इंड एस अपने को गाइड करेगा। दूसरा कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार सिलेक्ट किया तो बाद में चेंज कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो उसको अकाउंट कैसे करेगा। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है। तो ये तीन को कैसे अकाउंट करना है ये बताने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे चेंज करना है वो बताना है। और दूसरा कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ या एरर्स को अकाउंट कर रहे हैं तो वो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आना चाहिए वो बताने के लिए इंडेक्स बनाया गया। अभी देखो, नीचे दिया हुआ है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कुछ एग्जांपल्स दिया है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। पहला, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश और अक्रूवल और हाइब्रिड सिस्टम। कैश, अक्रूवल, ये दो मेजर चेंज है, मेजर सिस्टम्स है। अक्रूवल यानी कि जो अपन सीखते हैं वो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग वगैरह सब जो एंट्रीज पास करते हैं वो अक्रूवल है। कैश में क्या होगा, जब ये एक्चुअली एक्सपेंसेस पे होगा तभी रिकॉर्ड करो, जब ये एक्चुअली इनकम मिलेगा तभी उसको रिकॉर्ड करो। रिसीवेबल या पेएबल उसका एंट्रीज अपन पास नहीं करते। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो लोग कैश पे जाते हैं, और जो बाकी के बिजनेस वाले हैं वो अक्रूवल पे जाते हैं। ठीक है। और तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड बोला तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि अपन क्लोजिंग स्टॉक वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी का जो एक्सपेंस और इनकम है उसका आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड करके एंट्रीज पास नहीं करे, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है। तो कैश में कैसे है कि अगर हमने गुड्स खरीदा 1 लाख का, और उसमें से अगर सपोज हमने 50% ही गुड्स सेल किया, ठीक है, और वो सेल किया सपोज 80,000 में, तो अपन 80,000 का सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हाइब्रिड में क्या होगा कि अगर 50% गुड सेल हुआ तो 50% का क्लोजिंग स्टॉक बताना पड़ेगा, वरना प्रॉफिट ही गलत है ना। 1 लाख का परचेज, उसके सामने सेल अगर 80 का, तो 20,000 का लॉस बता रहे। लेकिन ये गलत है क्योंकि 1 लाख का गुड सेल नहीं किया 80 में, 50,000 का गुड सेल किया 80 में, 30,000 का प्रॉफिट है। ठीक है। तो इसके लिए हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। कुछ पार्ट अपन रिकॉर्ड करते हैं, कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं करते। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग वगैरह रिकॉर्ड नहीं होते। दूसरा है मेथड और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। उस पे आएगा फीफो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या वेटेड एवरेज मेथड वगैरह। तो फीफो और दोनों को डब्ल्यूएसी, ये दो तो पता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में जहाँ पे इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, हर एक जो स्टॉक है वो एक स्पेसिफिक फीचर वाला है, तो वहां पे अपन ये मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपन सेकेंड हैंड कार के डीलर्स है, ठीक है, तो अपने पास सपोज फॉर एग्जांपल वैगन आर आया सेल के लिए। अब अगर अपने पास 3 वैगन आर है तो तीनों का जो प्राइस रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज एक 2019 का मॉडल है, एक 2022 का मॉडल है और एक 2012 का मॉडल है। ठीक है। तो ऑब्वियसली तीनों वैगनर का प्राइस सेम नहीं रख सकते। तो है एक ही कंपनी का, सपोज तीनों एक ही कलर का है, सपोज व्हाइट कलर ये तीनों, ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइसिंग में डिफरेंस रहेगा क्योंकि कितना किलोमीटर रन हुआ है, इंजन कितना पुराना है, कार का मॉडल कितना पुराना है, वो पेट्रोल वर्जन है, डीजल वर्जन है या सीएनजी वर्जन है, वो सब फैक्टर्स के ऊपर उसका प्राइसिंग डिपेंड रहेगा। ठीक है। तो हर कार का वैल्यू स्पेसिफिक अपन फाइंड करेंगे, एक कॉमन फीफो डब्ल्यूसी वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। और समझ में, ठीक है। तो ये मेथड में से कौन सा मेथड अपन इन्वेंट्री के लिए यूज करेंगे वो भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का।
तीसरा एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में ना एक कंपोनेंट आता है कैश, एक आता है बैंक, एक आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, और एक आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ कंपनी बोलेगी कि जो 3 महीने से कम का मैच्योरिटी है उसको कैश इक्विवेलेंट में काउंट करो। कुछ कंपनी बोलेगी कि नहीं, 3 महीना भी काफी लॉन्ग टाइम है, इतना लॉन्ग नहीं चाहिए। जो जैसे विद इन 1 वीक या विद इन 15 डेज जो कैश पे कन्वर्ट हो सकता है, वो अपन कैश इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे, बाकी का काउंट नहीं करेगा। ठीक है। कुछ कंपनी ऐसा बोलेगी कि जो 15 दिन वगैरह भी जाने दो, जो इमीडिएट सेलेबल है, जैसे T+1 सेटलमेंट अभी चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तो जो T+1 के हिसाब से सेल हो सकता है उसी को अपन काउंट करेंगे। तो कैश इक्विवेलेंट में किसको काउंट करना है किसको नहीं करना है वो अपने को डिसाइड करना है। अब अगर मेरे पास शेयर है, ठीक है, कोई कंपनी का, तो वो T+1 में काउंट होता है, तो उसको क्या मैं कैश इक्विवेलेंट में काउंट करूँ क्या? तो वो भी आंसर गलत है। T+1 है लेकिन मेरा इंटेंशन थोड़ी है कि मैं एक दिन में सेल करूंगा। अगर मैंने वो शेयर खरीदा मेरे रिटायरमेंट के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए, कि जब भी उसका 3-4 साल बाद उसका शेयर का भाव बढ़ेगा तभी मैं बेचूंगा, तो इवन दो वो सेलेबल है, लेकिन कंपनी का इंटेंशन ही नहीं है उसको बेचने का, तो कैश इक्विवेलेंट में काउंट कैसे करें? पॉइंट समझा? बाकी अगर मैं आज बेचूंगा तो कल मेरे अकाउंट में पैसा आएगा T+1 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन फिर भी इंटेंशन भी यहाँ पे मैटर करता है, तो वो अपने को यहाँ पे डिसाइड करना है, वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द रिवेन्यू, व्हाट शुड रिवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन शुड रिवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड। रिवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करना है? ठीक है। अब बहुत सारी कंपनी में ऐसे रहता है कि वो लोग पहले एडवांस पेमेंट लेते हैं, बाद में कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स बनाते हैं, और बाद में गुड्स को सप्लाई करते हो, बैलेंस पेमेंट रिसीव करते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ग्रिल वाले अपने, तो अगर अपन बालकनी में ग्रिल बिठाने को उसको बुलाया, ठीक है, वो मेजरमेंट लेगा, अपने को कोटेशन देगा कि वो कितने में सेल करेगा। वो पहले एडवांस पेमेंट लेगा, क्योंकि अगर सपोज वो ग्रिल लेके आया और हमने मना कर दिया, तो दादागिरी वगैरह तो वो सब अनऑफिशियल है, वो थोड़ी वो करेगा। ठीक है। तो अगर वो ग्रिल बना के लेके आया और हमने मना कर दिया कि ये ग्रिल नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक बार वो मटेरियल को कट कर दिया पर्टिकुलर डिजाइन में या पर्टिकुलर शेप में, तो दूसरा कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा, ये गारंटेड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, हर ग्रिल का साइज अलग अलग रहता है, तो वो सेम कहीं और विंडो में वो लोग यूज करेंगे, वो पॉसिबल होगा नहीं, उसको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये रीजन से वो लोग नॉर्मली मोर देन 50% अमाउंट एडवांस लेते हैं, और जो बाकी का अमाउंट है बाद में वो लोग यहाँ पे बैलेंस पेमेंट वो लोग गुड्स डिलीवर करने के बाद में रिसीव करेगा। तो इस पर रिवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जब भी 50% अमाउंट मिला तभी, जब भी ग्रिल बना के रेडी हुआ तभी, या फिर जो बाकी का 50% मिला तभी। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी को डिसाइड करेगा, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट होता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, समझ में आया? अभी नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, तो फॉर एग्जांपल सपोज इंडेस 2 है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर अपने को इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो अपन इंडेस 2 ओपन करेंगे। अपने को इंडेस एप्लीकेबल है सपोज, तो इंडेस 2 ओपन किया, वहां पे देखा कि कौन कौन से मेथड्स अलाउड है, तो वहां पे लिखा था फीफो डब्ल्यूएससी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। हमने तीन में से एक सिलेक्ट किया। अकाउंटेंट को माइंड में आया कि लीफो क्यों नहीं, वो भी अच्छा मेथड है। ठीक है। लेकिन अगर इंडेस में वो मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं है तो तुम लोग अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो तुम लोग को इंडेस पर्टिकुलर ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन में से वन ऑफ द ऑप्शन तुम लोग सिलेक्ट करो। ठीक है। वैसे ही अगर सपोज तुमने फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसका अकाउंटिंग करना है, ठीक है, तो तुम लोग इंडेस 16 पीपी उस पे जाओगे। ठीक है। वहां पे तुम देखोगे कि ये फिक्स्ड एसेट का अकाउंटिंग कैसे करना है, तो वो तुम लोग को दो मेथड देगा, या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है। तो या तो तुम लोग इन्वेंट सॉरी फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे और सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहो। ठीक है। और डिप्रिसिएशन के लिए भी इंडेस से दो मेथड दिया, SLM WDV, तीसरा कोई मेथड है ही नहीं। तो तुम लोग दो में से एक मेथड सिलेक्ट करोगे, डिप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे, या तो तुम लोग का दूसरा ऑप्शन है इंडेस देगा कि तुम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करो, तो हर साल असेट को तुम लोग रिवैल्यू कर सकते हो, लेकिन डिप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही है रिवैल्यूएशन के बाद भी। ठीक है। वो आएगा रिवैल्यूएशन मॉडल।
तो ऐसा दो मेथड इन डेज दे रहे हैं। अभी सपोज हम लोग तीसरे इन डेज पे गए, सपोज इम्पेयरमेंट वाले में गए। ठीक है, तो हमने चेक किया कि अपना रिकवरेबल अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे फाइंड करना है? तो इंडेक्स से खुद बोला है कि एक वैल्यू इन यूज, ठीक है, या तो नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दोनों में विच एवर इज हायर। तो हम लोग बोले कि दोनों में से कौन सा दे, तो अपने को माइंड अप्लाई नहीं करना है, इंडेक्स से खुद बोला है दोनों में जो हायर है वो रिकवरेबल अमाउंट है। ठीक है, अब अपन बोलते हैं कि इम्पेयरमेंट कितना, तो उसके लिए भी माइंड अप्लाई मत करो, इंडेक्स से खुद बोला है कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो। कैरिंग अमाउंट अगर हायर है तो इम्पेयरमेंट होगा। तो इंडेक्स अपने को ऑप्शन दिया ही नहीं। जो अकाउंटिंग इंडेक्स ने एक सिंगल अकाउंटिंग दिया वही अपने को फॉलो करना है। जो इंडेक्स ने मल्टीपल ऑप्शन दिया उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना। ठीक है, और ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के टाइम पे तुम लोग को क्राइटेरिया क्या फॉलो करना है, यानी कि अगर इन्वेंट्री वैल्यू करना है तो फीफो में जाना अच्छा है कि डब्ल्यूएसी में जाना अच्छा है? हम लोग कंफ्यूज है। ठीक है, तो ऐसे केस में इंडेक्स तुम लोग को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। गाइडलाइंस क्या दिया है देखो। In absence of an index that specifically applies to a transaction, other event or condition, the management shall use its judgment in developing and applying the accounting policy that result in information that is first one relevant to the economic decision making needs of the user. B, reliable in the financial statement. ठीक है, रिलायबल इन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो नीचे दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट फेथफुली द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी। नंबर टू, reflect the economic substance of transaction, other event or condition, and not merely a legal form. Number three, are neutral, that is free from bias. Number four, are prudent. And number five, are complete in all material respect. ठीक है, तो दोनों को दो फैक्टर्स फॉलो करना है, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अलग बोलते हैं ना कि अलग मुद्दे को लेके वो लोग ने ये दिया हुआ है, लेकिन यही सिमिलर पॉइंट दोनों अभी जो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दोनों को फीफो अप्लाई करे या डब्ल्यूएसी अप्लाई करे, दोनों कंफ्यूज है। ठीक है, तो तुम लोग पहला जो भी तुम लोग की कंपनी का फाइनेंशियल नीड्स है उसके हिसाब से फीफो ज्यादा अच्छा है या डब्ल्यूएसी ज्यादा अच्छा है, ये दोनों को पहले सोचना है। ठीक है, यानी कि तुम लोग का प्रोडक्ट कैसा नेचर का है। अगर तुम लोग का प्रोडक्ट पेरिशेबल टाइप है तो ऑब्वियसली फीफो ही अप्लाई करना चाहिए, डब्ल्यूसी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग का प्रोडक्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर भी इवन फीफो अप्लाई होगा। इवन अगर तुम लोग का प्रोडक्ट सपोज केमिकल्स वगैरह है, जब पे फिजिकली डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि नया केमिकल कौन सा पुराना कौन सा, एक बार वो ड्रम में मिक्स हो गया तो दोनों केमिकल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे केस पे दोनों को डब्ल्यूएसी बेटर है, फीफो ज्यादा अच्छा नहीं मेथड गिना जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग को पहला तो ये चेक करना है कि तुम लोग के हिसाब से ज्यादा रिलेवेंट कौन सा रहे। ठीक है, दूसरा, जो भी मेथड तुम लोग सिलेक्ट करोगे वो मेथड तुम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन शो करना चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन शो करने का मीनिंग क्या है? पहला पॉइंट कि तुम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन का फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है कि तुम लोग ऐसा मेथड सिलेक्ट मत करो कि जो तुम लोग का इन्वेंट्री का गलत वैल्यूएशन बताए। यानी कि अगर तुम लोग अपना प्रोडक्ट को एक्सपायरी डेट के हिसाब से सेल करते हो तो पहले तो लोग पुराना प्रोडक्ट को ही बेचने को ट्राई करो। ठीक है, यानी कि तुम लोग एक्चुअली सेल करने के टाइम पे फीफो अप्लाई कर रहे हो और तूने मेथड जानबूझ के अप्लाई किया डब्ल्यूएसी। ठीक है, तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर तुम अगर प्रोडक्ट फीफो में फिट बैठ रहा है तो डब्ल्यूएसी अप्लाई मत करो। ठीक है, अगर तुम अगर प्रोडक्ट डब्ल्यूएसी में बैठ रहा है और तुम फीफो अप्लाई करो तो भी गलत हो रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट और कंडीशन, एंड नॉट मियरली द लीगल फॉर्म। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज एज एन ऑडिटर तुम लोग के सामने कोई एंट्री है जो बुक्स में एंटर कंपनी ने किया है, तुमने उसका डॉक्यूमेंट मांगा। ठीक है, तो वो तुमको बिल दे रहा है। वो बिल में लिखा हुआ है कि गुड्स सेल किया है, इतना जीएसटी वगैरह चार्ज हुआ है। ठीक है, बाद में तूने उसको पूछा कि ये बिल तूने बताया तो इसका पैसा कभी आया बता, तो बोलता है कि नहीं पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये फ्री सैंपल था।
तो सेल क्यों बुक किया? ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं जाना है। अगर वो फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे शो करो, उसको सेल करके शो मत करो। ठीक है, यानी कि मियरली लीगल डॉक्यूमेंट और जो बुक एंट्री है वो दोनों मैच होना चाहिए, यानी कि अपने को सब्सटेंस रियलिटी पे एंट्री को पास करना है, लीगल फॉर्म पे एंट्री को पास नहीं करना है। तो ऑडिटर को यहाँ पे रिमार्क देना चाहिए कि कंपनी ने यहाँ पे जानबूझ के एरर किया है या फिर अनइंटेंशनल एरर है कि जहाँ पे गुड्स को फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया उसको उन्होंने सेल करके बुक किया। अगर ये इंटेंशनल है तो फ्रॉड में काउंट होगा, उसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा फ्रॉड का। ठीक है, और अगर अनइंटेंशनल है तो ये एरर में काउंट होगा, कंपनी को बोलेंगे वो लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन आर न्यूट्रल दैट इज फ्री फ्रॉम बायर्स, यानी कि तुम लोग ऐसा मेथड सिलेक्ट करो कि जो न्यूट्रल हो। यानी कि अगर सपोज अकाउंटेंट को पूछा कि तू बता अपने कंपनी के लिए फीफो अच्छा है कि डब्ल्यूएसी अच्छा है, बोलता है डब्ल्यूएसी ना, मुझे कॉलेज में अच्छा नहीं लगता था, कैलकुलेशन बहुत था, तो अपन फीफो में ही जा रहे हैं। और प्रोडक्ट कौन सा है? तो डब्ल्यूएसी वाला प्रोडक्ट है। तो ये पर्सनल बायसेस वगैरह का नहीं यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, तुम लोग को रियलिटी के हिसाब से कौन सा अच्छा है वो अप्लाई करना है। वरना अगर अकाउंटेंट को पूछा तो वो इजी वाला ही अप्लाई करने को बोले ऑलवेज। एसएलएम और डब्ल्यूडीबी बोला तो बोलेगा एसएलएम। लास्ट ईयर का टैली ओपन करो, एंट्री देखो, वही एंट्री को कॉपी करो, हो गए। ये साल का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गए, झंझट ही नहीं है, एसएलएम मेथड है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको फॉलो नहीं करना है, फ्री फ्रॉम बायस रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, आर प्रूडेंट। प्रूडेंट यानी कि अगर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है तो ज्यादा रिकॉर्ड करो, असेट को कम, इनकम को कम और एक्सपेंसेस को ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा मेथड सिलेक्ट करो कि जो दोनों के एक्सपेंसेस को बढ़ाए, इनकम को कम करे, असेट को बढ़ाए, सॉरी असेट को कम करे और लाइबिलिटी को बढ़ाए। ठीक है, तो अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कि कौन सा मेथड अच्छा, तो तुम लोग को ये क्राइटेरिया फॉलो करना है कि तुम्हारा असेट अगर दोनों मेथड में एक मेथड असेट का वैल्यू ज्यादा बता रहा है तो वो मेथड सिलेक्ट मत करो, दूसरा मेथड सिलेक्ट करो जिसपे असेट का वैल्यू कम दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर कंप्लीट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। पूरा डिस्क्लोजर वगैरह इसमें से पॉसिबल रहे ऐसा मेथड को सिलेक्ट। ठीक है, ये कभी जब भी इंडेस ने ऑप्शन दिया कि तुम लोग या तो ये मेथड सिलेक्ट करो या तो ये सिलेक्ट करो, तो वो टाइम पे तुम लोग को सिलेक्शन में डाउट आया तो तुम लोग ये क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर इंडेस के अंदर इसका प्रोविजन ही नहीं है? तुम्हारे कंपनी ने ट्रांजैक्शन एंटर किया और उससे रिलेटेड या तो कोई इंडेस बना ही नहीं है या तो इंडेस है लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन इंडेस पे दिया ही नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे? तो वो केस पे उसका अकाउंटिंग तुम लोग खुद फॉलो करोगे जिसमें ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो पॉइंट्स दे रहे, ये क्यों दे रहे? ऐसे मैटर्स के जो इंडेक्स पे कवर्ड नहीं है, उसके लिए तुम लोग को ये गाइडलाइंस है कि तुम लोग को ये गाइडलाइंस पे जो फिट बैठेगा वो अकाउंटिंग पॉलिसी तुम लोग फॉलो करो। ठीक है, आगे देखो। अगर सपोज कोई एक ट्रांजेक्शन अपनी कंपनी ने एंटर किया, हमने पूरा जो इंडेक्स का लिस्ट है, ठीक है, वो इंडेक्स ओपन किया, हर इंडेक्स पे सर्च कर रहे हैं, वैसे ट्रांजेक्शन का कहीं पे भी इंडेक्स पे रेफरेंस ही नहीं है। कंपनी इंडिया का है तो उसको इंडेक्स एप्लीकेबल होगा, तो अगर इंडेक्स के अंदर उसका प्रोविजन नहीं है तो कंपनी अभी फ्री हो गई, वो अपने हिसाब से इसका अकाउंटिंग कर सकती है। ठीक है, तो अगर वो लोग को अपने हिसाब से अकाउंटिंग करना है और उसे एकदम वियर्ड सिस्टम कुछ ढूंढ लिया उसको अकाउंट करने का, तो भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए इंडेक्स 8 ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया कि अगर कोई ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इंडेक्स में नहीं है तो तुम लोग उसका अकाउंटिंग कैसे जज करोगे? तो नीचे नेक्स्ट पेज पे देखो, तुम लोग को लिस्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली इंडेक्स 8 प्रोवाइड द फॉलोइंग लिस्ट। फर्स्ट, तुम लोग को ट्रांजेक्शन और कहाँ कहाँ पे ढूंढोगे? तो पहला, चेक इफ देर आर अदर इंडेक्स एप्लीकेबल विच आर डीलिंग विद सिमिलर और रिलेटेड इश्यूज। तो जो ट्रांजेक्शन हमने फॉलो किया वो पर्टिकुलर इंडेक्स में नहीं है, तो बाकी के इंडेक्स में सर्च करो और कोई इंडेक्स उसका रेफरेंस दिया है क्या। ठीक है, अगर और कोई इंडेक्स पे भी रेफरेंस नहीं है तो पॉइंट नंबर 2,
check if the basic conceptual framework of Ind AS which provide the general principles. ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या रहता है, मैं थोड़ा सा तुम लोग को इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Ind AS बनने का जो प्रोसेस है ना, वो कैसा है कि सीए इंस्टीट्यूट Ind AS बनाता है। अब ऐसे तो बहुत सारे मैटर्स है जिसके ऊपर Ind AS बना सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अर्जेंट मैटर्स है वो लोग उसको पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर Ind AS बनाने का काम स्टार्ट होता है। अब Ind AS बनाने का जो कमिटी है ना, उस पे सीए है, सीएस है, सीए में है, लॉयर्स है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि कंपनी के जो टॉप कंपनीज के सीईओ वगैरह रहेंगे वो लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स है। अपना एमसीए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक है, तो ये सब लोग मिलके, कुछ स्टॉक मार्केट के भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। तो ये सब अलग अलग फील्ड से वो लोग ने एक्सपर्ट्स को लिया है और एक कमिटी बनाया। ठीक है, और इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या इंड एस कमेटी। अब ये कमेटी पहले इंडेक्स क्यों बनाना चाहिए, वो पहले वो लोग स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन सी कंपनी से जो लोग ऐसे ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा है जिसके लिए अपने को इंडेक्स बनाना है। तो लोग वो कंपनी को जाके मिलेंगे, वो कंपनी को पूछेंगे तुम लोग ये ट्रांजेक्शन कैसे डील करते हो बताओ, प्रैक्टिकल वर्किंग कैसे हो बताओ, बाद में वो वर्किंग के हिसाब से तुम लोग अकाउंटिंग का भी कैसे कर रहे हो वो बताओ। तो वहां से लोग पहले बेसिक आइडिया लेते हैं। वो आइडिया लेने के बाद वो कंपनीज को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है अकाउंटिंग के टाइम पे, वो लोग को पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में ये लोग का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो रिसर्च करना स्टार्ट करता है कि इसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए। और ये सब चीजें ना वो लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं जिसको बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो लोग ने इनिशियली क्या क्या इंक्वायरी किया वो लोग वो रिकॉर्ड करते हैं कि इंडेक्स बनाने की नीड क्यों क्रिएट हुई। ठीक है, उसके लिए उन्होंने फर्दर इनिशियल इंक्वायरी क्या 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 डेटा कैप्चर किया, और उसके बाद में एक्चुअली इंडेक्स बनना स्टार्ट। तो इनिशियल जो पार्ट है ना वो अपने को पूरा गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई इंडेक्स बहुत टेक्निकल है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी जो अपना इंडेक्स था 32 107 109, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो इंडेक्स रीड कर कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग को उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रीड करना चाहिए। उसमें अपने को पता चलेगा कि ये इंडेक्स बनाने का जरूरत कहाँ से क्रिएट हुआ, कौन सी कंपनीज ऐसे ट्रांजेक्शन में डील कर रहा था जिसके लिए उन्होंने इंडेक्स बनाने के लिए डिसाइड किया। तो अपने को पूरा बैकग्राउंड समझेगा। एक बार बैकग्राउंड समझेगा ना तो अपन आगे का इंडेक्स समझ पाएगा। यानी कि अगर कोई बंदा सपोज रोड पे जोर जोर से चिल्ला रहा है, किसी को गालियां दे रहा है वगैरह, अपन जस्ट तब भी वहां से पास हो रहे हैं, तो अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों गालियां दे रहा है, किसको दे रहा है। ठीक है, तो वो देख के नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड हमने पूछा कि तू किसको गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है, अगर उसे वो बैकग्राउंड बताया तो शायद से अपन भी वो गाली देने में ज्वाइंट हो जाए। आया समझ में? तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो वही चीज है कि वो तुम लोग को बैकग्राउंड बताएगा कि इंडेक्स का बैकग्राउंड क्या है। समझ में आया? तो अपने को अगर इंडेक्स का बैकग्राउंड रीड किया तो शायद से अकाउंटिंग समझ में आए। अगर वहां पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो पॉइंट नंबर 3, चेक द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगर इंड एस में वो प्रोविजन नहीं है लेकिन अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसका प्रोविजन है तो अपन वो रीड कर सकते हैं, अपन वो अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी उसका कोई प्रोविजन नहीं दिया है तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, चेक द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैविंग द सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेम। ठीक है, तो इंडिया के लिए अपन सी इंस्टीट्यूट का इंडेक्स फॉलो करते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं है तो अपन जाएंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पास। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है मेरे पास भी इसका कोई आंसर नहीं है, तो अपन बाकी के कंट्रीज के, जैसे यहाँ पे सी इंस्टीट्यूट है वैसे वो कंट्रीज के जो सी इंस्टीट्यूट रह गए, ठीक है, वो लोग के स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड्स है तो अपन वहां पे चेक करेंगे कि वो लोग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ दिया है क्या, तो वो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस पर भी कुछ नहीं मिला तो पॉइंट नंबर 5, चेक द अकाउंटिंग लिटरेचर एंड एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। कुछ नहीं मिला तो जो कंपनी ने पहले से ट्रांजेक्शन किया था वो लोग को जाके पूछो तो उन्होंने क्या किया, वो ये अकाउंटिंग अपन भी फॉलो करें। लेकिन जब तक इसका कोई ना कोई लिटरेचर अवेलेबल है तब तक अपन मन से अकाउंटिंग नहीं फॉलो करें। ठीक है, तो पहले क्या करने का, जो ट्रांजेक्शन है उसी के इंडेक्स के पास जाओ और उसको जाके पूछो ये ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग बताए। अगर उसे अकाउंटिंग दे दिया तो माइंड अप्लाई मत करो, वो अकाउंटिंग फॉलो करो। अगर उसने आंसर नहीं दिया,
ठीक है, तो उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाओ कि वो स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो उससे समझ में आएगा कि ये अकाउंटिंग फॉलो करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया था, तो अपन भी वही लॉजिक अप्लाई करते और अकाउंटिंग फॉलो करते। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर आंसर नहीं मिला तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पास जाओ। ठीक है, उसको जाके पूछो कि इसका अकाउंट नहीं बता, उससे भी नहीं बताया तो दूसरे कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पास जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन लो। अगर उनके पास भी आंसर नहीं है तो जो पास्ट में कंपनी से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया रहेगा उसका रेफरेंस लो, तुम लोग भी वही फॉलो करो। आया समझ में? नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कंसिस्टेंटली फॉलो करना, एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट किया तो उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज कभी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ए, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स, इंडेक्स से खुद बोला कि चेंज करो तो चेंज अलाउड है। दूसरा कि रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अदर इवेंट और कंडीशन ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो। ठीक है, अगर ये चेंज से ज्यादा रिलायबल और मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर मिल पाता है तो तुम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग को पॉलिसी चेंज करने को अलाउ करो, क्योंकि जो पॉलिसी हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर लिया तो हम लोग का अकाउंटिंग ज्यादा एक्यूरेट आ पाए। तो जब भी प्रूव कर पाओगे तभी तुम लोग का अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने को अलाउ किया जाए, बाकी नहीं। ठीक है, बाकी अकाउंटेंट बोलेगा कि बहुत साल हो गए फीफो ही कर रहे, कंटा लाया अभी डब्ल्यूएसी में जाते, तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि डब्ल्यूएसी में जाने से हमारा प्रोडक्ट डब्ल्यूएसी के हिसाब से ज्यादा सुटेबल है। तो अगर डब्ल्यूएसी फॉलो किया तो ज्यादा एक्यूरेट स्टॉक वैल्यूएशन आएगा, ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी का इंफॉर्मेशन आएगा, तो हम लोग को वो मेथड पे जाने को अलाउ किया जाए। तो ऑडिटर रिमार्क देके अलाउ करेगा और वो एक्सेप्ट किया जाए, अदरवाइज नहीं। आया समझ में? मन के हिसाब से नहीं कर सकते, बोलने का मतलब ये है। चलो अभी नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स के जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज में काउंट नहीं होते। अपने को लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ है। तो इंडेक्स से ऐसे कुछ एग्जांपल दिया। पॉइंट नंबर ए बहुत फनी है, देखो। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर अ ट्रांजेक्शन other event or condition that differs in substance from those previously occurring. Second, the application of new accounting policy for a transaction or other event or condition that did not occur previously or were immaterial. दोनों सेम ही लगता है रीड करने में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर सपोज हमने पहले को ट्रांजैक्शन एंटर किया था और अब भी जो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं वो पहले के ट्रांजैक्शन से मटीरियली डिफरेंट है। ठीक है, तो तुम लोग ये नए ट्रांजैक्शन के लिए नया अकाउंटिंग पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो प्रोडक्ट में डील कर रहे थे फॉर एग्जांपल और अभी जो प्रोडक्ट खरीदा वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये केस में हम लोग नए प्रोडक्ट के लिए नया अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज ऑयल कंपनी है, वो पेट्रोल और डीजल बना रही थी और पेट्रोल पंप के थ्रू बेचती थी। तो उन्होंने पेट्रोल और डीजल के लिए सपोज फीफो मेथड अप्लाई किया है तो डब्ल्यूएसी मेथड अप्लाई किया। ठीक है, अब वो लोग ने सपोज एक और प्रोडक्ट बनाया, एयर फ्यूल बनाया। अब पेट्रोल डीजल और एयर फ्यूल अलग अलग मैटर्स है। पेट्रोल डीजल रिटेल कस्टमर्स के लिए और एयर फ्यूल बोला तो ये एयरलाइंस को होलसेल में बेचा जाता है, इसका रिटेल में सेल नहीं किया जाता। पेट्रोल पंप इसके अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एयरपोर्ट पे अवेलेबल होगा, वो भी कंट्रोल्ड प्राइजेस पे। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एयर फ्यूल के लिए अगर हमने सपोज दूसरा कोई स्टॉक वेरिएशन का मेथड अप्लाई किया तो वो चलेगा, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले के जो प्रोडक्ट थे उससे ये प्रोडक्ट काफी डिफरेंट है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोला जाता है। लेकिन सपोज पेट्रोल और डीजल के लिए हमने फीफो मेथड अप्लाई किया था और एयर फ्यूल के लिए अगर सपोज हमने अप्लाई किया डब्ल्यूएसी मेथड, तो वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि एयर फ्यूल नया प्रोडक्ट है विच इज मटीरियली डिफरेंट देन द प्रीवियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, वर्ड को पकड़ना है, क्या वर्ड यूज किया है? विच इज इन सब्सटेंस डिफर फ्रॉम प्रीवियसली ऑकरिंग।
ठीक है, दैट डिफर्स इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली ऑकरिंग। वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? एंड सेकंड, application of new accounting policy for a transaction, other event or condition that did not occur previously or were immaterial। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल वो लोग बता रहे हैं कि अगर सपोज हमने पहले सिमिलर ट्रांजेक्शन में एंटर किया था, सपोज हमने भी एयर फ्यूल किसी को बेचा था, लेकिन वो जस्ट वन सिंगल लॉट, एक ही बार हमने बेचा था, बाद में हमने नहीं बेचा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेट्रोल डीजल के लिए हम लोग फीफो अप्लाई कर रहे थे, तो वो टाइम पे एयर फ्यूल हमने थोड़ा सा ही बेचा था, उसके लिए भी फीफो अप्लाई किया। और उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हम लोग अभी फुल फ्लेज एयर फ्यूल बिजनेस पे एंटर होते। ठीक है, तो पहले जो बेचा वो इमटेरियल क्वांटिटी था, तो अगर अभी तो लोग फुल फ्लेज एंटर हो रहे हो और उसमें क्वांटिटी सब्सटेंशियल है, ठीक है, तो ये केस पे तो लोग एयर फ्यूल के लिए दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो, उसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाकी के रेगुलर प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अलग है। ठीक है, पहले बेचा था लेकिन वो वन टाइम ट्रांजेक्शन के हिसाब से बेचा था, जब ये रेगुलर सेल स्टार्ट करोगे तो तुम लोग डब्ल्यूआईसी एडॉप्ट कर सकते हो। आया समझ में? ओके, अभी नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। उस पर पॉइंट नंबर 1 में आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, अगर सपोज तुम लोग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट कर रहे हो, और वो क्यों एडॉप्ट कर रहे हो, तो उसका दो रीजन है। सपोज पहले अपन एज फॉलो कर रहे थे, अभी अपन इन डेज में आ रहे हैं, तो इन डेज में आने के लिए इन डेज खुद बताएगा कि तुम लोग एज से इन डेज में स्विच ओवर करोगे ना, तो उसको चेंज कैसे करो, या तो वो रहेगा प्रोस्पेक्टिव चेंज या तो रहेगा रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। ठीक है, तो अगर इन डेज से खुद खुद ट्रांजिशन प्रोविजन दिया है, ठीक है, तो वो केस पे तुम लोग को इंडेक्स का प्रोविजन ही अप्लाई करना है। तो इंडेक्स खुद बोलेगा या तो प्रोस्पेक्टिव या तो रिट्रोस्पेक्टिव, वो दोनों को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, इम्पेयरमेंट में कैसे बोला कि असेट को इम्पेयर करने के बाद आगे के ईयर्स का डिप्रिसिएशन चेंज होगा, तो प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करना है। तो अगर इंडेक्स से खुद अगर चेंज बोला है तो वो दोनों को फॉलो करना है, अगर प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। पॉइंट नंबर 2, अगर सपोज तुम लोग ए से इंडेक्स में आ गए और इंडेक्स ने ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं बताया कि तुम लोग को प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है कि रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, ठीक है, तो ये केस पे तुम लोग कंपलसरी रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करो। ठीक है, अगर मेथड इंडेक्स से बताया चेंज करने का तो वो अडॉप्ट करो, लेकिन अगर मेथड नहीं बताया तो कौन सा अडॉप्ट करोगे, रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अगर सपोज रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करते हो तो उसको कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 24 है, और ये ईयर में तुम लोग कुछ चेंज कर रहे हो, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर दो पॉसिबल केसेस होगा कि रिट्रोस्पेक्टिव चेंज जो ईयर के लिए तुम लोग को चेंज करना है, रिट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग समझ में आ जाएगा तुम लोग को। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक असेट खरीदा और उसका डेप्रिसिएशन एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे लेके जा रहे हो और रिट्रोस्पेक्टिव चेंज है, तो जो साल में खरीदा ना वो साल से करंट ईयर का सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसको रिट्रोस्पेक्टिव बोलेगा। और प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, पहले के साल का जो गया वो गया, ये साल का डेप्रिसिएशन नए मेथड से लो, उसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव। तो अगर सपोज असेट हमने 31 मार्च 23 को ही खरीदा था, यानी कि करंट ईयर में ही खरीदा था, और उसमें अगर तुम लोग चेंज कर रहे हो, थोड़ा एग्जाम्पल देना गलत हो गया, सपोज तुम लोग ये फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में चेंज कर रहे हो, और ये चेंज कौन से ईयर का करता है, तो ये 22-23 को बिलोंग करता है। ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी ये साल का फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, तो तुम लोग दो कॉलम डालोगे, 31 मार्च 24 करंट ईयर, और उसका प्रीवियस ईयर 31 मार्च 23। तुम लोग को दोनों को चेंज वाला ही लिखना है, क्योंकि ये जो चेंज है वो ये साल का ट्रांजैक्शन था जिसको ये साल में तुम लोग करंट ईयर में चेंज करें, तो तुम लोग दोनों को रेट्रोस्पेक्टिव वे से नए मेथड से दोनों को शो करना है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? अगर सपोज ये दोनों का जो ट्रांजैक्शन है
वो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च सपोज 18 का है, ठीक है, यानी कि कौन सा ईयर हुआ, 1780। तो अभी जो फाइनल अकाउंट बनाओगे उस पे करंट ईयर का कॉलम आएगा 31 मार्च 24, और प्रीवियस ईयर का कॉलम आएगा 31 मार्च 23। तो तुम लोग ये तो शो कर ही नहीं पाओगे ना। तो तुम लोग को ये केस पे क्या करने का, ये जो बैलेंस है उसको 18 से अभी तक नए अमाउंट पे लेके आओ, और लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट में सपोज वो असेट या लायबिलिटी का अमाउंट कुछ और था, लेकिन ये सब प्रेजेंट करने के टाइम पे तुम लोग को नया वाला अमाउंट लिख के प्रेजेंट कर। करंट ईयर का तो रिवाइज अमाउंट पे आएगा ही, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो कॉलम है ना वो उसको भी रिवाइज अमाउंट पे लेके आओ, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये ट्रांजेक्शन बहुत पुराना है, सपोज 31 मार्च 2000 का है, 24 साल पुराना ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो तुम लोग को याद ही नहीं है कि 2000 में उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, अभी कितना चेंज करे वगैरह। तो वो केस पे तुम लोग को प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देना है, लेकिन नीचे नोट में लिखना है कि क्योंकि ये ट्रांजेक्शन काफी पुराना है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू गिव द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, हेंस प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज गिवन। समझ में आया? तो जो गया वो जाने दो, अभी जो आगे का है वो नए मेथड से अप्लाई कर। क्लियर है? ठीक है। तो ये लिमिटेशन और रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, इसका ऑलरेडी क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वो अपन रीओपन नहीं करते। तो लास्ट ईयर का जो पब्लिश हो गया वो हो गया। करंट ईयर का जो भी तुम पब्लिश करोगे ना, तो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का कंपेरेटिव देना पड़ता है, वो कंपेरेटिव नए अमाउंट का देना पड़ता है कंपेरेटिव देने के टाइम। ठीक है, तो लास्ट ईयर का एक बार वो अप्रूव हो गया बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बाद में वो चेंज करना अलाउड नहीं है, उसको रीओपन नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्क्लोजर का पार्ट है। देखिए डिस्क्लोजर का पार्ट कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर असेट का वैल्यू, फॉर एग्जांपल अपन एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मेथड पे जा रहे हैं, तो एसएलएम में डिप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा, डब्ल्यूडीवी में डिप्रिसिएशन कम रहेगा, तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा, तो उसका रिजल्टिंग गेन पीएनएल पे भी जाएगा। तो दोनों को दो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक असेट को डब्ल्यूडीवी पे रिकैलकुलेट करो, और उसका दूसरा कि असेट का वैल्यू जितना बढ़ गया उतना पीएनएल पे दूसरा इम्पैक्ट दो। लेकिन सर फिर अगर मैंने 18 है मेरा, तो फिर मैं 23 के उसमें शो कर रही हूँ, तो फिर मेरा 23 का पीएनएल का बैलेंस गलत हो रहा है ना, अगर मैं उधर। वो तो पहले का सब गलत हो रहा है, 18 से लेके 23 तक का सभी पीएनएल अकाउंट गलत है, क्योंकि डिप्रिसिएशन ही पूरा चेंज हो रहा है। देखिए पहले का अपन वापस रीओपन नहीं कर सकते, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट अपने को देना पड़ेगा 23 के अकाउंट्स में, ओपनिंग बैलेंसेस में, और वही ओपनिंग बैलेंस ये साल कंटिन्यू होगा, तो ये साल का तो अकाउंटिंग राइट ही रहेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर का जब भी कंपेरेटिव बताओगे तो उस पर ओपनिंग बैलेंसेस दोनों को नया वाला बताना, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स भी दोनों को चेंज करना पड़ेगा। नया अमाउंट एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन, और उसका फाइनल डब्ल्यूडीवी, और उसका दूसरा इम्पैक्ट पीएनएल पे कितना गया, कितना डिप्रिसिएशन बढ़ा या कम हो, वैसे। ठीक है, यानी कि रिजर्व में जाता रहेगा और रिजर्व में, पीएनएल में जाता रहेगा और पीएनएल में, जो पीएनएल में जाएगा उसको रिजर्व में नहीं बता पाओ, यानी कि या तो ओसीआई में जाएगा या तो पीएनएल में जाएगा, वैसे। तो डिपेंड है कि उसका रिवैल्यूएशन वगैरह किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह में जाएगा, अदरवाइज वो पीएनएल में जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यहाँ पे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, इस पे क्या याद करने का, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के टाइम पे क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। इंडेस बोलेगा वो फॉलो करो, अगर इंडेस साइलेंट है तो दोनों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल रिलेवेंट आ पाए, वैसा दोनों को अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है। अगर कोई मैटर ऐसा है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो इंडेस पे उसके बारे में नहीं लिखा है, ठीक है, तो दोनों को पहले अदर इंडेक्स सर्च करना है जिसमें उसका रेफरेंस हो। अगर अदर इंडेक्स भी नहीं है तो उसका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो चेक करना है, उस पर भी कोई रेफरेंस नहीं है तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रहेगा वो चेक करना है, उस पर भी नहीं है तो अदर कंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेक करना है, अगर उस पर भी नहीं है तो अदर लिटरेचर, प्राइवेट ऑथर के बुक्स वगैरह रिफर करो, या तो जो कंपनी ने पास्ट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था वो रेफरेंस लेके अकाउंटिंग करो। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग पॉलिसी अगर चेंज होगा तो क्या कैसे करना है। तो पहला कि अगर अकॉर्डिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है और उसका ट्रांजिशन प्रोविजन इंडेक्स से खुद दिया है, तो इंडेक्स जो बोल रहा है वो फॉलो करो, आधा प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। अगर इंडेक्स से प्रोविजन नहीं बताया
तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अगर पॉसिबल नहीं रहेगा तो दोनों को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव क्यों इम्पॉसिबल है उसका रीजन दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, और ऑडिटर उसको सर्टिफाई भी करेगा। आया समझ में? चलो अभी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होना यानी क्या? तो उन्होंने एग्जांपल दिया है, पॉइंट नंबर ए, लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस अप्लाइंग इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसपे जैसे हमने वो दो पार्ट में डिवाइड किया था आज का, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, वो लास्ट वाला सम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि 13 लाख रुपए अपना असेट का वैल्यू आया, तो उतना मिलने वाला है, तो 6 लाख रुपए का हमने इक्विटी में डाल दिया, लॉस पता है। लेकिन आगे चल के सपोज उसका ज्यादा अमाउंट का रेट हुआ, ठीक है, तो वो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में काउंट हो। ठीक है, कि जैसे सपोज रिजोल्यूशन पास करके या तो डिविडेंड का रेट बढ़ गया, या तो रिडम्पशन पार पे तो उसको प्रीमियम पे कन्वर्ट किया वगैरह, ऐसा कुछ भी हुआ तो वो केस पे वो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे, जो अकाउंटिंग इंडिया से बोला था वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ डेटा ही चेंज हो रहा है और उसके वजह से हमारा नंबर्स चेंज हो रहा है, एंट्रीज सेम है, ठीक है, तो उसको चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में काउंट किया जाओ। ठीक है, नंबर टू, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री अप्लाइंग इंडेक्स टू। अगर एनआरवी चेंज हुआ तो उसको चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में काउंट किया जाता है, पॉलिसीज का चेंज नहीं। हम लोग अभी भी इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर एनआरवी का अमाउंट ही चेंज हो गए तो इन्वेंट्री का वैल्यू चेंज होना ही है, और उसको चेंजेस इन एस्टिमेट में काउंट किया जाता है, चेंजेस इन पॉलिसी में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट और लायबिलिटी अप्लाइंग इंड एस 113, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अगर असेट का फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है तो वो भी चेंजेस इन एस्टिमेट में काउंट किया जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाइंग इंड एस 16। अगर तूने असेट को अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यू किया और उस पर अगर डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली बोला है, वो अगर चेंज हो रहा है तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट नहीं होगा, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में काउंट। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशन अप्लाइंग इंड एस 37, प्रोविजन कंडीशन लायबिलिटी एंड कंडीशन एसेट। अगर अपना वारंटी का ऑब्लिगेशन कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सपोज अगेन वही एग्जांपल जो एवरी टाइम में रहता हूँ, कि सपोज अपन मोबाइल बनाते हैं और मोबाइल बेचते हैं कस्टमर्स को, 1 साल का वारंटी अपन देते हैं। ठीक है, तो पहले अपने को बहुत सारे मोबाइल का प्रॉब्लम आ रहा था, क्लेम आ रहा था, तो हमने ज्यादा प्रोविजन बना के रखा वारंटी के लिए, लेकिन बाद में हमने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चेंज किया। ठीक है, पहले कॉमन इश्यू था कि मोबाइल हीट होता है, हीट होने की वजह से बैटरी लीक होना स्टार्ट होता है, बैटरी लीक हुआ तो मदरबोर्ड वगैरह खराब हो सकता है, तो ऐसे कॉमन इश्यूज थे। अभी ये लोग ने क्या किया कि उस पर कूलिंग टेक्नोलॉजी वगैरह डालना स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल का हीट होना कम हो गया है। दूसरा, आईपी सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट आ रहा है, तो तुम लोग पानी, वाटर रेजिस्टेंस कितना है मोबाइल, वो अभी सर्टिफाई होना स्टार्ट हो गया है। तो 54 रहता है आईपी रेजिस्टेंस, या 67 रहता है, 68 रहता है, 68 अभी हाईएस्ट है। ठीक है, तो वो केस पे अगर तुम लोग मोबाइल को पानी में भी डालोगे तो मोबाइल बंद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम का आईपी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो वो केस पे ऑब्वियसली दोनों का मोबाइल पानी में, बारिश का पानी वगैरह भी गिरा या फिर अपने पसीने के भी पानी मोबाइल के अंदर गया तो मोबाइल खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये केस पे वारंटी क्लेम आ सकता है, लेकिन अगर हमने टेक्नोलॉजी चेंज किया और वारंटी क्लेम अभी कम आने लगा तो उसको बोलेंगे चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ में आया है? इसको कैसे मेजर करना है? तो इसको अपने को आगे नेक्स्ट पेज पे ही है, देखो, the effect of change in accounting estimate except to the extent change result in change in asset liability or related to item of equity shall be recognized prospectively. ठीक है, prospectively by including it in the profit and loss account for the period of change with the change affect the particular period only, or period of changes of future period if changes affect both. ठीक है, तो इसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करना है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे चेंज करना है? रेट्रोस्पेक्टिव। अगर रेट्रोस्पेक्टिव पॉसिबल नहीं रहेगा तो ही प्रोस्पेक्टिव।
और एस्टिमेट चेंज हुआ तो चेंज किसे करना है, प्रोस्पेक्टिवली। कौन से ईयर में? अगर वो ट्रांजेक्शन सिर्फ करंट ईयर को अफेक्ट करता है तो करंट ईयर में प्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। और अगर वो ट्रांजेक्शन ये साल प्लस आगे के ईयर्स को भी अफेक्ट करेगा तो करंट ईयर और आगे के ईयर्स सभी को चेंज करो। देखिए प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो पहले के ईयर्स में गया वो भूल जाओ, उसको चेंज नहीं करें। पता चला? एक उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, चेंज इन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट वेदर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट। ठीक है, तो इस पे पहले तो को डिस्टिंग्विश कैसे करना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है। ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि चेंज इन मेजरमेंट बेसिस अप्लाइज इन द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। When it is difficult to distinguish the change in accounting policy from and change in accounting estimate, the change is treated as change in accounting estimate. ठीक है, तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट ये चेंज समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, इसको मैं पॉलिसी में चेंज बोलूं या एस्टिमेट में चेंज बोलूं? क्योंकि पॉलिसी में चेंज बोला तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और एस्टिमेट में चेंज बोला तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि इसको मैं क्या ट्रीट करूं। तो इंड से बोलता है कि जब भी मेजरमेंट चेंज होता है तो उसको चेंज इन पॉलिसी करके ट्रीट करो, मेजरमेंट चेंज करने को चेंज इन एस्टिमेट करके ट्रीट मत करो। ठीक है, अगर कहीं पे दोनों का डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये एस्टिमेट का चेंज है कि पॉलिसी का चेंज है, तो उसको पॉलिसी के चेंज के हिसाब से ट्रीट करना है। यानी कि उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा। ठीक है, आगे के एग्जांपल दिया है, चेंज इन कॉस्ट फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यानी कि अगर तुमने कॉस्ट फॉर्मूला ही चेंज किया, यानी कि फीफो से डब्ल्यूएसी, डब्ल्यूएसी से फीफो। ठीक है, पहले अपन वैल्यू कर रहे थे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, अभी अपन वैल्यू करें कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, या ओनली एट कॉस्ट, एनआरवी से कंपेयर करना ही बंद कर दिया, तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट। ठीक है, लेकिन अगर सपोज हम लोग अभी भी चेंज इन अकाउंटिंग, सपोज फॉर एग्जांपल अभी भी अपन वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन एनआरवी 31 मार्च को जब हमने वैल्यू किया था बाद में समझ में आया कि उसमें हमने कुछ नंबर्स गलत ले लिए थे, या गलत ले लिया, गलत नहीं बोल सकते, कुछ एजम्पशंस हमने डिफरेंट लिया था। अभी वो एजम्पशन चेंज होने की वजह से एनआरवी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में काउंट किया जाएगा। मैं एग्जांपल देने को ट्राई करता हूँ ताकि दोनों को समझ में आए। सपोज एनआरवी दोनों कैलकुलेट कर रहे हो मार्च में, तो सपोज मार्च एंड में थोड़ा सा रिसेशन टाइप लग रहा था इकोनॉमी में, तो तुम लोग को फील हुआ कि तुम लोग का जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो कम मिलेगा। तो एनआरवी यानी क्या, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, तो वो आता है एनआरवी। तो तुमने एनआरवी को कम काउंट किया, कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर किया तो एनआरवी कम आया, तो उन्होंने इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड किया। बाद में अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ और तुम लोग को लगा कि तुम लोग का प्रोडक्ट कम भाव में बेचना पड़ेगा, लेकिन भाव कम होने की जगह पे रेगुलर भाव या फिर ज्यादा भाव मिलने लगा। तो तुम लोग को रियलाइज हुआ कह रहे तुमने जो एस्टिमेट किया था एनआरवी वो गलत किया था, तो इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट नहीं करेंगे, इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में काउंट करें। कि पॉलिसी अभी भी वही फॉलो कर रहे हो, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, सिर्फ एनआरवी का एस्टिमेशन गलत हो गया है। समझ में आया? चलो अभी इंडेक्स का लास्ट पार्ट, एरर्स। एरर्स यानी कि कुछ मिस्टेक्स है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आइडियली अनइंटेंशनल रहने चाहिए, अगर वो इंटेंशनल है तो फ्रॉड है, एरर्स नहीं। ठीक है, तो अगर एरर्स है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो अगर वो एरर करंट ईयर का है तो करंट ईयर के अकाउंट्स को तुम लोग रेक्टिफाई कर लो, तो दोनों को रेक्टिफिकेशन का एक्चुअली नीड रहेगा ही नहीं, यानी कि उसका इफेक्ट का नीड नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शन को जो गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड किया था उसको अमाउंट को करेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली फाइनल अकाउंट बनने से पहले अगर एरर रेक्टिफाई हो गया, ठीक है, तो उसका कोई भी इफेक्ट आगे के ईयर्स में नहीं जाएगा।
समझ में आया? लेकिन अगर सपोज तुम लोग ने अकाउंट्स को डायरेक्टर से अप्रूवल दिलवा दिया, और अप्रूवल आने के बाद तुम लोग को समझ में आया कि इस पे कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं, गलत रिकॉर्ड किया, तो तुम लोग वो अकाउंट को एक बार अप्रूवल आ गया, बाद में उसको रीओपन नहीं कर सकते। ठीक है? तो उसको कंपलसरी तुम लोग को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल ईयर को रीओपन करना अलाउड नहीं है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 24 का अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स सपोज 15 अप्रैल तक पूरा फाइनल अकाउंट बन के रेडी हो गए। 20 अप्रैल को हमने बोर्ड मीटिंग बुलाया, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने अकाउंट्स देखा और उसके ऊपर साइन कर दिया, अप्रूव करके लिख दिया। और 22 अप्रैल को अपने को पता चला कि अरे हमने जो सेल्स रिकॉर्ड किया उस पे 1 जीरो कम आ गया है। ठीक है? या तो कुछ परचेज में कुछ गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड हो गया है, कुछ इन्वेंट्री का, कुछ इन्वेंट्रीज दूसरे गोडाउन में रखा था, अपन वो लेने का ही भूल गए। ठीक है? तो कुछ तो एरर मिला बुक्स में, लेकिन वो कभी मिला? 22 तारीख को मिला, और 20 तारीख को डायरेक्टर्स ऑलरेडी साइन कर दिया। एक बार डायरेक्टर ने उसको साइन कर लिया, बाद में वो अकाउंट को रीओपन नहीं कर सकते। अगर ये अपने को एरर मिलता 18 तारीख, तो 15 को फाइनल अकाउंट रेडी था। ठीक है? प्रॉफिट वगैरह सब बना लिया था, उसका एक कॉपी हमने डायरेक्टर्स को भेज भी दिया था। डायरेक्टर ने अभी तक साइन किया है क्या? नहीं किया। तो तुम लोग ये अकाउंट को रीओपन कर सकते हो। तो 18 तारीख को अकाउंट्स को रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई वाला कॉपी वापस डायरेक्टर्स को भेजो। 20 तारीख को अगर रेक्टिफाइड कॉपी के ऊपर उन्होंने साइन किया, तो वो एरर करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होगा। भले ही ईयर चेंज हो गया है, तुम लोग एंट्री जो पास करे हो वो 18 अप्रैल को पास करे हो, 18 अप्रैल यानी कि ईयर चेंज हुआ, लेकिन वो बैक डेटेड 31 मार्च के डेट पे एंट्री पास किया जाए, 18 अप्रैल के डेट पे पास नहीं। समझा? लेकिन अगर ये 22 तारीख को पता चला, तो कंपलसरी वो 22 तारीख के डेट पे एंट्री पास होगा, यानी कि उसका इफेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। तो लोग बैक डेटेड 31 मार्च के डेट पे एंट्री पास नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आया ना? अब अगर ये बैक डेटेड अगर एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग जब ये अकाउंट्स प्रेजेंट करोगे, तभी तुम लोग को करंट ईयर का करेक्ट अमाउंट और उसका करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर का भी करेक्ट अमाउंट, ये दोनों को शो करना पड़ेगा। यानी कि इसका इफेक्ट कैसे आएगा? इनडायरेक्टली आएगा प्रोस्पेक्टिव। तो 2024-25 का जो अकाउंट रहेगा, उसमें वो ट्रांजेक्शन गया है। ट्रांजेक्शन कौन से ईयर का था? 23-24 का था, और रिकॉर्ड किया 24-25 में। तो 24-25 के पीएनएल में बाकी के एक्सपेंसेस के अलावा इसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंस है ये करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का। समझ में आया? यानी कि उसको प्रायर पीरियड आइटम करके शो करना पड़ता है। ठीक है? तुम लोग अगर पीएनएल अकाउंट शेड्यूल 3 का रहेगा, तो उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह है, वहां पे तुम लोग को प्रायर पीरियड आइटम अलग से शो करना है। पता चला? प्रायर पीरियड आइटम के लिए सेपरेट हेडिंग नहीं है, लेकिन वो जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हेडिंग है, वैसे एक अलग से हेडिंग देके उसमें वो ऐड या लेस करना पड़ता है। ठीक है? यानी कि जो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, उनको पता चलना चाहिए कि ये जो प्रॉफिट है ये करंट ईयर का है, और ये लास्ट ईयर का कुछ एरर्स है जो हमने ये साल रिकॉर्ड किया, उसके वजह से प्रॉफिट या तो बढ़ा या तो कम। हम्म, आया समझ में? ठीक है? और प्रीवियस ईयर का जो अकाउंट है उसको भी दोनों को रीइंस्टेट करना है, यानी कि उसको करेक्टेड अमाउंट के ऊपर लेके आना है, और नीचे नोट में क्लियरली लिखना है कि प्रायर पीरियड आइटम है जो लास्ट ईयर का था, हमने ये साल रिकॉर्ड किया है, और उसका इफेक्ट लास्ट ईयर में ये आ रहा है। ठीक है? तो दोनों को शो करना पड़ेगा। अगर ये एरर बहुत साल पुराना है और अभी पता चला, 4-5 साल पुराना एरर है, सडनली अभी पता चला, ठीक है, तो ये केस में तुम लोग करंट ईयर में उसका इफेक्ट दोगे, प्रायर पीरियड आइटम करके सेपरेटली शो करोगे, और ओपनिंग बैलेंसेस जो रहेगा उसको तुम लोग को रेक्टिफाई करके बताना पड़ेगा। ये करंट ईयर का अकाउंट स्टार्ट ही गलत अमाउंट से हुआ ना, तुम लोग को उसको रेक्टिफाइड अमाउंट के ऊपर लिखना है, और उसका करस्पॉन्डिंग जो प्रीवियस ईयर है वो भी रेक्टिफाइड अमाउंट के ऊपर लिखने को ट्राई करना। आया समझ में? यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, इन शॉर्ट। क्लियर? अगेन अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे पाए, तो तुम लोग को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, और उसका रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये तुम लोग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों दे रहे। एग्जाम्पल देना बहुत डिफिकल्ट है इसका, कि इतना पुराना एरर अभी कैसे पता चला।
और उस इतना पुराना एरर अगर पता चला तो अभी प्रोस्पेक्टिव एफडी क्यों दे रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव क्यों दे नहीं पाओगे? जब भी एरर ढूंढना पॉसिबल है तो उसको रेक्टिफाई करना भी पॉसिबल रहना ही चाहिए। ठीक है। हो गया है।